तो लाख की चूड़ियाँ बेटा हमने इससे पहले पढ़ा। बहुत मज़ेदार पाठ था, है ना? कि किस प्रकार से चूड़ियों की विशेषता बताई गई और लाख की चूड़ियाँ कहते हैं ना कि पुरानी ओल्ड इज़ गोल्ड, तो पुरानी चीज़ें दोबारा से वापस आ रही है। तो पहले का बीच में काँच की चूड़ियों का प्रचलन इतना बढ़ गया, अब आपने देखा कि हर महिला जब शादी-विवाह होते हैं, तो हर महिला के हाथ में लाख की चूड़ियाँ ही मिलती हैं। तो वापस से लाख की चूड़ियाँ जो है वो वापस से अपने प्रचलन में आ गई है। तो चलिए हमने पाठ पढ़ लिया था, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है और मूल्यांकन के लिए हम प्रश्न करेंगे चैप्टर 2 आपका लाख की चूड़ियाँ। प्रश्न 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? शुरू-शुरू में हमने पढ़ा था कि बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। तो हिंदी में ये तो एक अच्छी बात होती है कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा पाठ जब अच्छे से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो प्रश्न उत्तर भी जो है हमें आराम से जो है आने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो गांव के जो सभी लोग थे वे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। आगे देखो प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो आपको याद आ गया होगा कि ये वाली बात हमने पढ़ी थी कि वो लाख की चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था बल्कि बदले में अनाज ले लेता था। तो देखो वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन-देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। पहले के समय में ऐसे होता था कि किसी के पास कपड़ा कम है, अनाज कम है तो एक दूसरे से चेंज कर लेते थे। परंतु अभी क्या है? अभी मुद्रा के द्वारा, पैसे रुपयों के द्वारा ये सब चीजें होने लगी है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक किस व्यथा की ओर संकेत कर रहा किया है? तो देखो इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। हमने अंत के चैप्टर का जब अंत होने वाला था, चैप्टर खत्म होने वाला था, तो हमने बात की थी ना कि जहाँ पे 10 आदमियों का काम है वहां पर अब 4 आदमी काम करने लगे हैं, तो ये व्यथा वही है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। ऐसा हुआ है वर्तमान काल में, तो हम इन सब परिस्थितियों का सामना कर ही रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो बदलू के मन में ये भी हमने पढ़ा था कि ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी, वही तो बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था। परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी, मतलब मन ही मन उसको परेशान करती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। तो समझ में आ गया प्रश्न 4 कि किस प्रकार से जो है व्यथा वो छिपक नहीं रह सकी लेखक से। प्रश्न नंबर 5 देखो कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई और अब वह बीमार रहने लगा। तो ये तो हकीकत बात थी कि जब हम काम करते रहते हैं तो हम एकदम तंदुरुस्त रहते हैं और जैसे ही हम काम करना छोड़ देते हैं तो हमारा शरीर भी हमारा साथ देना छोड़ देता है। अगला प्रश्न देखिए, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न बन रहे हैं।
लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। लाख की वस्तु क्या होता है? सजावट का निर्माण होता है। तो देखिए भाषा की बात, व्याकरण बात। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ। संभव है ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दो बात कह रहे हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। मतलब एक ही बात को दो बार कह देना और दोनों का अलग अलग अर्थ बताना, तो ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ पे देखो व्यंग्य वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। ये बात सटीक है। कभी आप घर पे भी मम्मी पापा से सुनते हो कि हम लोग पहले ऐसे थे, अब तो टाइम ही बदल गया, है ना? तो आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है, जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। तो ये सिर्फ एक व्यथा है। प्रश्न 2 देखो, भाषा ज्ञान में बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि जो नाम आदि हैं। जातिवाचक संज्ञा जिसे हमें जाति का ज्ञात होता है, चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संख्या। भाववाचक संज्ञा जिसमें भावों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। तो हमें भी अब यहाँ पर क्या करना है, हमें भी पाठ से 3 जो है वो ढूंढनी है। तो हम यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक में बदलू, बेलन, मचिया, जातिवाचक में आदमी, मकान, शहर, भाववाचक में स्वभाव, रुचि, व्यथा। तो ये एक तरीके से हमारा जो व्याकरण पोर्शन है, संज्ञा, वो भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से चैप्टर में से भी समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि गांव में की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, बखत वक्त को क्या बताया गया? बखत। उम्र को उमर। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। जैसे इंसान, मनुष्य, रंज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन। तो इस प्रकार से हमारे जो ये है प्रश्न उत्तर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कहीं कहीं जो नीचे है अनुमान और कल्पना दी हुई है। तो इस पाठ में आपको अनुमान और कल्पना जो है वो नहीं करवाई जा रही है। आप अपने शब्दों में उस अनुमान और कल्पना के सारे प्रश्न करके बताएंगे कि किस प्रकार से अनुमान और जो कल्पना है, हम कैसे कर सकते हैं अनुमान और कल्पना। आप अपने वाक्य में अपनी भाषा शैली में उसको लिख कर देंगे। तो हमारा जो चैप्टर 2 है लाख की चूड़ियां, वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है। अब आप लोग इसे घर पर बैठ कर के अच्छे से अपनी कॉपी में कीजिए और अच्छे से इसको लर्न भी कीजिए, और सब लोग घर में रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और हाथों को बार बार से सैनिटाइजर करेंगे, साथ में मास्क का उपयोग करेंगे और कोई भी घर से बिना काम के नहीं निकलेंगे। सबको समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, धन्यवाद।